वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्कस करेंगे इसी को यूज़ करके हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम रीकैप से। हमने लास्ट जो लेक्चर था अपना उसमें हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर निकाला। जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो करंट अगर था आई, इलेक्ट्रॉन्स करंट से अगेंस्ट जाते हैं तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वी डी। तो पहले हमने फोर्स निकाला एक इलेक्ट्रॉन पे, दैट वाज इक्वल टू चार्ज क्यू इंटू वी क्रॉस बी। फिर हमने निकाले को टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस कंडक्टर में, उससे मल्टीप्लाई किया और एंड में अपने पास फॉर्मूला आया था आई एल क्रॉस बी, या आप आई इंटू एल इंटू बी साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला यूज़ होना है आज की डेरिवेशंस में। सेकेंडली, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है, यानी कि आपने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन से शुरू करके बी की डायरेक्शन में लेके जाना है। जैसे कि इस कंडीशंस में अगर आप राइट हैंड की फिंगर्स को करंट से बी की ओर सेट करते हो तो जो डायरेक्शन है फोर्स का वो थंब से निकलेगा, वो बाहर को आएगा पेपर से, स्क्रीन से, तो वो भी यूज़ होना है। अगर दोनों वेक्टर राइट एंगल पे हुए, यानी कि आई डी एल का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन राइट एंगल पे हो गया, फिर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर सकते हैं। 4 फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर से करंट, थंब से फोर्स, उससे भी आ जाएगा। चलिए तो पहले डिस्कस करना है हमने टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसके लिए पहले एक छोटा सा वीडियो देखिए, फिर वापस हम अपने कंप्यूटराइज्ड डायग्राम पे आते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया कि एक करंट कैरिंग वायर को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, करंट अगर इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड से अपवर्ड्स है, या यूं कहें कि फील्ड अगर राइट को है और करंट ऊपर की तरफ है, तो हमने लगाया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कि इस पे फोर्स कितना लगेगा। उसके लिए फॉर्मूला था आई एल क्रॉस बी, डराइव कर लिया हमने। और फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अगर करंट और फील्ड अगर राइट एंगल पे हैं तो 4 फिंगर से दिखाएंगे फील्ड, सेंट्रल फिंगर करंट ऊपर की तरफ है, इसको नहीं हिलाना, इसको यहीं रखना है। जो सेंट्रल फिंगर है उसको करंट की तरफ कर दीजिए ऊपर की ओर, तो मेरा जो थंब है वो बोर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इस टाइम जो फोर्स है इस पे लगेगा वो मेरी तरफ आएगा। यही करंट अगर नीचे को होता, फील्ड फिर से राइट हैंड को होता, मान लीजिए मेरे इस तरफ एक नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, इधर एक साउथ पोल है, तो फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रही हैं। तो मुझे निकालना है कि इस करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट नीचे को है इस पे फोर्स किधर को लगेगा। तो 4 फिंगर से मैंने बताया फील्ड सेट करना है, सेंट्रल फिंगर इसको घुमा के आपने, इसको नहीं हिलाना, इसको यही रखना है, हाथ को ऐसे घुमा सकते हैं बस। तो इसको करंट के लॉन्ग सेट करिए। तो अभी करंट है डाउनवर्ड्स, तो मैंने जो सेंट्रल फिंगर है वो भी डाउनवर्ड्स कर ली। अब मेरा जो लेफ्ट हैंड का थंब है वो आपकी तरफ को है, तो इस पे फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। हाँ, अगर मान लो करंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री ना हो एग्जैक्टली, उस केस में क्या करना है, तो लेट अस से ये करंट है अपना और मैग्नेटिक फील्ड है इधर को, अब फोर्स किधर लगेगा, तो आपने करना है आई डी एल क्रॉस बी। डी एल का डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में, करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो करंट के डायरेक्शन में डीएल का डायरेक्शन होगा। आई डी एल को बी से क्रॉस करना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको तरीका बताया हुआ है। उसके लिए राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर से आई डी एल से बी की तरफ को घुमाइए। राइट हैंड की फिंगर्स ऐसे करनी है, तो जिधर को थंब पॉइंट करेगा उधर को फोर्स आ जाएगा। तो इस करंट कैरिंग वायर पे अगर मैं फील्ड ऐसे लगाऊं, मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स का डायरेक्शन होगा आपकी तरफ को। अगर यही फील्ड बेटा इधर की बजाय इधर को होता, फिर हमारा आइडियल ये वाला था और बी यहाँ पे चला गया, तो हमने अब राइट हैंड से करना है।
आईडीएल से बी की तरफ जाएंगे तो थंब जो है वो मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो फोर्स अंदर की तरफ क्यों आएगी, यानी इनटू द बोर्ड आएगी। फील्ड यहां पे होगा, देन फोर्स इज आउट ऑफ द बोर्ड, यानी कि आउट ऑफ द पेपर। तो आज हमने जो टॉपिक इसको यूज करके डिस्कस करना है वो है कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग लूप को रखा जाए, तो पीछे मैं अभी बैकग्राउंड चेंज करता हूं क्योंकि वाइट में वाइट थोड़ा कम नजर आएगा, वैसे दिख जाना चाहिए। यहां पे करंट है नीचे की तरफ, यहां पे करंट है बाहर को आपकी तरफ, ये एरो है एक तरह का। यहां पे करंट नीचे है, बॉटम में करंट मेरी तरफ को है अंदर को, और यहाँ पे करंट अपवर्ड्स है। और ये जो एक और एरो पॉइंट कर रहा है, अभी ब्लैक बैकग्राउंड में दिखाएंगे आपको, उससे और थोड़ा सा बेटर नजर आ जाएगा क्योंकि डायग्राम 3 डायमेंशनल है। फील्ड इधर को है, ये लूप ऐसे बना हुआ है, तो हमें थोड़ा सा ना जो फिगर है उसको अच्छी तरह से समझना होगा। तो पहले मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि आपने कैसे ड्रॉ करना है, और फिर जो मैं आपको दिखाऊंगा वो तो 3 डायमेंशनल होगा लुक में, ताकि आपको समझ अच्छी तरह से आ जाए। पेपर में क्वेश्चन आए तो आपने इस तरह से एक करंट कैरिंग लूप ड्रॉ करना है स्क्वायर शेप में। इसमें करंट है इस तरह से, यानी ये लूप का ना वो साइड है जो हमें दिख रहा है, बाहर की साइड है ये। अभी लूप मेरी तरफ को फेस कर रहा है। अगर मुझे पूछे कि इसमें करंट किधर को जा रहा है, तो मैं कहूंगा कि करंट इसमें मेरी तरफ से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये बाहर वाला हिस्सा है जो आपकी तरफ है, ये हिस्सा पिछली तरफ है, बैक साइड। ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। फील्ड हमने ऐसे अप्लाई किया, तो 3-4 लाइनें ड्रॉ कर देना मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ये बी आ गया। लेंथ इसकी लेंगे हम एल, और ब्रेड्थ को ले लेंगे बी। ये वाला पार्ट लेटर से है बी, और इसकी लेंथ है ये वाली एल। ओके, और जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बन रहा है, इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये एंगल थीटा है। ये वाला एंगल ऑब्वियस है 180 माइनस थीटा होगा। समझ गए होंगे? देखो डायग्राम इस तरह से है, जो फील्ड है बेटा वो इधर को पॉइंट कर रहा है ऐसे। तो इसको अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं इस तरह से, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल, टोटल एंगल 180 होता है ना, तो ये अगर थीटा है तो ये वाला 180 माइनस थीटा होगा। तो अभी फिलहाल ये डायग्राम ऐसे बना हुआ है इस तरह से। ये बी का डायरेक्शन है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा जो मेरी तरफ है। तो जो आपकी तरफ को होगा, आपकी तरफ को मतलब ये वाला एंगल, ये बनेगा 180 माइनस थीटा। तो अब हम निकालेंगे फोर्सेस का डायरेक्शन। तो पहले एक बार हाथ से निकाल के दिखा देता हूं, फिर हम एक कंप्यूटराइज डायग्राम पे शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए पहले इस पार्ट की बात करते हैं, यानी कि जो टॉप इसका लाइन है। टॉप वाली लाइन में करंट आ रहा है बेटा बाहर की तरफ को, करंट ऐसे है, और जो फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर को है, करंट आपकी तरफ को है ऐसे। तो करंट फील्ड ऐसे सोचिए इसको, ये बेटा करंट का डायरेक्शन है इस तरफ को, और ये फील्ड का डायरेक्शन है। थोड़ा पास लाके दिखा देता हूं। करंट आपकी तरफ को आ रहा है, फील्ड राइट हैंड साइड को है। तो हमें अब आईडीएल से बी की ओर जाना है, आईडीएल से बी की ओर। तो यहां से मुझे इधर को जाना पड़ेगा ऐसे। ऊपर से देखें तो ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ऊपर से देखेंगे अगर तो एंटी क्लॉकवाइज। तो आईडीएल से बी की ओर जाएंगे तो थंब से आएगा फोर्स ऊपर की तरफ। आईडीएल इधर को, बी इधर को, आईडीएल से बी की ओर जाएंगे, फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। तो इस फोर्स को अभी मैं F1 लिख देता हूं। ये फोर्स कितना है अभी निकालते हैं। यहां पे आ जाइए, यहां पे ये जो करंट इस तरफ को था वो करंट अब बोर्ड के अंदर की तरफ को है।
अब पहले करंट ऐसे था बेटा, अब करंट ऐसे है। बी का डायरेक्शन अभी भी उधर है, सेम डायरेक्शन में, बी सेम डायरेक्शन, ये आपका आईडीएल का डायरेक्शन है। अब आपने ना आईडीएल से बी की ओर आना है, ऐसे आना पड़ेगा। राइट हैंड की फिंगर्स को आईडीएल से बी की ओर घुमाइए, तो अब आपका जो थंब है वो नीचे को पॉइंट करेगा, तो यहां पे फोर्स आएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको मैं F2 लिख देता हूं। अच्छा, इस वाले साइड और इस वाले साइड के साथ ये वेक्टर एग्जैक्टली अपवर्ड्स है और ये राइट को है। अपवर्ड यानी कि वर्टिकली अप और हॉरिजॉन्टल में एंगल होता है 90। तो ये वाले फोर्स निकालने के लिए आप सीधा ही कर लो। 4 फिंगर से फील्ड, पहले इसको सेट कर लो, इसको नहीं हिलाना, बाकी का हाथ हिला सकते हो। फील्ड इज दिस वे, करंट यहां पे है ऊपर की ओर, तो इसको ऐसे घुमाओ, करंट अपवर्ड्स हो गया, थंब अंदर को हो गया, तो इस पे फोर्स लगेगा पीछे को, यानी इसको मैं अभी F4 लिख देता हूं। 4 फिंगर से फील्ड, सेंट्रल फिंगर से करंट ऊपर, थंब से फोर्स अंदर। ये वाला पार्ट बाहर की तरफ है, आपकी तरफ। यहां पे फील्ड फिर से सेम डायरेक्शन में, इसको नहीं हिलाना, इसको हिला सकते हो। अब सेंट्रल फिंगर को सेट करो करंट के लॉन्ग, वो पहले करंट के लॉन्ग है, तो थंब से फोर्स आएगी बाहर को। तो मैं बाहर को ड्रॉ तो नहीं कर सकता, तो मुझे बाहर को थोड़ा सा ऐसे दिखाना पड़ेगा। ये अपना है वेक्टर F3। अब मैं आपको 3 डायमेंशनल वे में भी समझा देता हूं एक बार, फिर डेरिवेशन पे आते हैं। चलिए जी, बैकग्राउंड चेंज हो गई है। फील्ड ये वाला एरो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट हैंड साइड को है। ये वाला करंट बाहर को आपकी तरफ को आ रहा है, पास करके दिखा देता हूं। ये करंट बाहर की ओर है, यहां से करंट गया नीचे, एरो नीचे को है। यहां पे करंट आएगा मेरी तरफ को, चेक करो जरा, ऐसे था ये, मेरी तरफ करंट आ रहा है, और यहां पे करंट जा रहा है अपवर्ड्स, यहां पे करंट फिर बाहर। तो ये हो गया एक स्क्वायर लूप जिसकी ब्रेड्थ है b और लेंथ है l। तो हम निकालने जा रहे थे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि आगे डेरिवेशन में यूज करने हैं। दोबारा फिर क्लियर कर देता हूं। इस पार्ट में करंट आ रहा है बाहर को, आपकी तरफ को ऐसे, और फील्ड है इधर को। मुझे आईडीएल को बी से क्रॉस करना है, तो आईडीएल से बी की ओर जाऊंगा, ऐसे आपकी तरफ से आएगा सर्कल। तो राइट हैंड की फिंगर्स को आईडीएल से बी की ओर घुमाएंगे, तो थंब से फोर्स आएगा ऊपर की ओर, इस पे फोर्स लगा ऊपर। नीचे आ जाइए, ऑब्वियस है, इसमें करंट उल्टा है। इसमें करंट इधर को आ रहा है मेरी तरफ को, बी इधर को था, वही बी है पहले वाले, नया नहीं मैंने किया कोई, बी अभी वही है। तो बी इधर को, करंट मेरी तरफ को, तो करंट से अब बी की ओर जाएंगे, करंट से बी की ओर जाना इधर को। तो फिंगर्स को हमें करंट से मैग्नेटिक फील्ड की ओर लेके जाना है, थंब से फोर्स आएगा नीचे, इस पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड्स। ये वाला पार्ट, इस पे फोर्स किधर आएगा, इसमें करंट नीचे को है, चाहे तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, उससे भी निकल आएगा, जैसे निकाल के दिखाया। फील्ड राइट हैंड साइड, करंट डाउनवर्ड्स। तो बेटा करंट से फील्ड की ओर जाएंगे, ऐसे जाना पड़ेगा, चेक कर लो जरा। करंट से फील्ड की ओर ऐसे जाएंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे करेंगे, फोर्स आएगा बाहर को आपकी तरफ, या फिर लेफ्ट हैंड रूल लगा लो। 4 फिंगर से फील्ड, सेंट्रल फिंगर से यहाँ पे करंट नीचे को, थंब से फोर्स आपकी तरफ को, चेक करो। पिछले पार्ट में फील्ड उधर को ही है, लेकिन करंट ऊपर को है, तो थंब से फोर्स आएगी कपड़े की तरफ, ब्लैक की तरफ, ब्लैक बोर्ड की तरफ या व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो इस पे फोर्स आपकी तरफ को, इस पार्ट पे फोर्स मेरी तरफ को, यहाँ पे फोर्स अपवर्ड्स और यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड्स। अब अगर इतना समझ आ गया, तो आगे जो डायग्राम आ रहा है वो कंप्यूटराइज्ड है, वो आपको आराम से समझ आएगा। तो कंप्यूटर वाले डायग्राम पे शिफ्ट होते हैं। वीडियो हमने देख लिया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता लग गए। अब वो डायग्राम क्योंकि यहाँ पे देखना है 2 डायमेंशनल, इसलिए वो वीडियो जो आपने देखा, वो वीडियो इसीलिए तैयार किया गया था ताकि आपको फोर्सेस के जो डायरेक्शंस हैं वो एग्जैक्टली समझ आ जाए। तो ये अपना वो जो रेक्टेंगुलर लूप है उसका लोअर पार्ट है, ये बैक साइड है, पिछली साइड, ये टॉप आ गया, और ये है फ्रंट साइड, ये आपकी तरफ को है, ये पीछे की तरफ है।
जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया पहले। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड साइड को है। तो करंट अपर आर्म में बाहर की तरफ को आएगा, यहाँ नीचे को जाएगा, और यहाँ पे अंदर की तरफ को होगा, यहाँ पे अपवर्ड्स होगा। चलिए, तो लेंथ को हमने L लिखा हुआ था, ब्रेड्थ को B लिखा हुआ था, लूप जो है वो रेक्टेंगुलर है। चलिए, इस एंगल को हमने थीटा दिखाया था डायग्राम में, जो मैंने अभी बोर्ड पे ड्रॉ किया। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल अभी डिस्कस किया हमने, ये 180 माइनस थीटा होगा। सेम वे यहाँ पे भी एंगल थीटा है। एक्चुअली हमें जो करंट का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इनके बीच का एंगल चाहिए होता है। तो यहाँ पे वो एंगल बनेगा 180 माइनस थीटा। यही करंट जब जाएगा इधर को, तो करंट ऐसे भी इधर को, तब ये एंगल हमें थीटा लेना है। चलिए, अब फोर्सेस अभी भी डिस्कस किए हमने, बस अब मैग्नीट्यूड लिखेंगे साथ साथ में फोर्स का। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा आएगा। चलिए, तो अब इनको हम आर्म्स को नाम दे देते हैं P, Q, R एंड S, राइट। वर्टिसेस को नाम दे दिया। इस वाले पार्ट पे अभी डिस्कस किया मैंने, आपने राइट हैंड की फिंगर्स को IDL से B की ओर घुमाया तो फोर्स आया अपवर्ड्स। इसको हमने नाम दिया था F1। F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा I इंटू ये लेंथ यानी B, इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, जो कि 180 माइनस थीटा है। और साइन ऑफ 180 माइनस थीटा आप जानते हैं, नॉन मेडिकल वाले बच्चे। मेडिकल वालों को भी कराया हुआ है, शुरू में मैंने ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस की थी जब क्लास 11th में आप आए। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा जो है वो पड़ता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू प्लस आता है, तो साइन थीटा ही रहेगा ये। तो I इंटू लेंथ यानी B इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा। अब निचली तरफ आ जाइए, यहाँ पे करंट इस तरफ को है, अंदर की तरफ को। करंट से B की ओर आएंगे, इस बार फोर्स जो है वो नीचे की ओर आएगा। इसको F2 लिखा हमने। इसका भी लेंथ उतना ही है, B के इक्वल, बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे एंगल थीटा यूज़ होगा। बट बात वही है, दोनों जगह साइन थीटा ही तो आया। तो ये दोनों फोर्सेस F1 F2 ये साइज में भी इक्वल हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, और दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन वो भी सेम है। तो इन फोर्सेस ने बेटा, एज लॉन्ग एज जो लीनियर मोशन है उसमें भी कैंसल आउट हो जाना है, और जो रोटेशनल मोशन है वो भी नहीं दे पाएंगे ये, तो इनका टॉर्क भी जीरो है, फोर्स भी जीरो आएगा। तो F1 F2 का रिजल्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो एज फार एज लीनियर मोशन इज कंसर्न। यानी अगर तो ये फोर्स बड़ा होता, ये छोटा होता, तो ये बड़े वाला इसको खींच के इधर ले जाता, तो ये इधर उधर नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा। दूसरा, दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इस केस में सो कॉल्ड इनका जो टॉर्क है वो भी ज़ीरो होगा। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको ना। एक जो कार का स्टीयरिंग होता है बेटा, कार का स्टीयरिंग, ये मैंने ड्रॉ कर दिया कार का स्टीयरिंग। कार के स्टीयरिंग को आप जब घुमाते हो ना तो दो फोर्स लगाते हो, यहाँ से फोर्स लगाओगे इधर को और यहाँ से फोर्स लगाओगे इधर को। इन दो फोर्सेस के कारण जो है स्टीयरिंग घूमता है। लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं स्टीयरिंग पे फोर्स लगाऊंगा, यहाँ से मैं खींचूंगा लेफ़्ट को और यहाँ से मैं खींचूंगा राइट को, तो बताओ बेटा स्टीयरिंग घूमेगा कि नहीं घूमेगा? वेरी नाइस। इस केस में स्टीयरिंग रोटेट नहीं हो सकता बेटा, इन फोर्सेस का टॉर्क जीरो है। इनका टॉर्क है, इससे स्टीयरिंग रोटेट करता है। आप ऐसे घुमाते हो एग्जैक्टली। स्टीयरिंग को घुमाने के लिए आपको जो दो फोर्सेस चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन वो सेम लाइन में नहीं होनी चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होना चाहिए, फिर टॉर्क नहीं बनता है। तो ये वाला जो केस है, दोनों फोर्सेस जो है वो एक ही लाइन में हो गई हैं, तो टॉर्क भी इनका ज़ीरो आएगा। अभी दो फोर्स और बची हुई हैं, उनकी बात करते हैं। एक्स्ट्रा इंक इरेज। चलिए, तो अब दो फोर्सेस जो बची हुई हैं उनकी बात करते हैं।
तो एक फोर्स यहाँ पे अभी अभी मैंने वीडियो में भी बताया आपको, 4 फिंगर को रखो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, सेंट्रल फिंगर को रखो करंट के अलोंग, तो एक फोर्स बाहर की तरफ को आएगा, लेकिन मैं बाहर को दिखा नहीं सकता, तो हमें इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड ड्रॉ कर देना है। चलिए इस फोर्स का नाम रख दिया F3। यहाँ पे करंट तो यही है लेकिन ये ऊपर को है, तो 4 फिंगर से फील्ड 4 फिंगर इधर सेट कर लीजिए, सेंट्रल फिंगर ऊपर को सेट करिए, तो फोर्स जो है थंब से निकालिए लेफ्ट हैंड से, वो पीछे की तरफ को आएगी। तो पीछे को ड्रॉ करना भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा टिल्टेड वेक्टर यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। अब F3 का वैल्यू क्या आएगा, वो होगा I इंटू लेंथ इंटू बी इंटू साइन 90 डिग्री। इस बार तो एंगल थीटा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज 90 डिग्री, साइन 90 होता है 1, तो फोर्स आ गई ILB। ऐसी जो ये वाला फोर्स है इस वाले पार्ट पे जो कि अंदर की तरफ को होगा, वो भी आएगा इक्वल टू F4 इक्वल टू ILB। हाँ, ये दोनों फोर्सेस भी इक्वल एंड अपोजिट हैं, बट इनका लाइन ऑफ एक्शन चेक करिए सेम नहीं है। ये किसी और लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रही है, इसका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। सो इस बार भी इक्वल एंड अपोजिट तो हैं, बट नॉट एक्टिंग अलॉन्ग सेम लाइन। यहाँ पे सेम लाइन था, इसलिए ना टॉर्क आया ना नेट फोर्स आया। यहाँ पे इन दो फोर्सेस का अब टॉर्क आएगा। चलिए कितना आएगा वही निकालना है, वही डेरिवेशन है। चलिए, हैंस दे हैव जीरो नेट फोर्स बट आ टॉर्क, यानी टॉर्क लगेगा, फोर्स नहीं लगेगी। यानी ये जो लूप है ये घूम सकता है अपनी जगह पे, लेकिन इस जगह को, लोकेशन को छोड़ के कहीं और नहीं जाएगा। जैसे आप ना अपना जो कड़ा होता है हाथ में पहना हुआ, उसको कई बार टेबल पे घुमाते हैं, आप उस पर 2 फोर्स लगाते हैं, कि इधर को लगाया एक इधर को लगाया, उससे वो कड़ा वहीं घूमना शुरू हो गया। तो घूमना शुरू तो हो जाता है, लेकिन वो टेबल को छोड़ के थोड़ी जाता, टेबल पे ही रहता है। यानी लीनियर मोशन नहीं होगी, रोटेशनल मोशन होगी। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो नया डायग्राम बन रहा है वो इसी डायग्राम का टॉप व्यू है। ऊपर से देखें तो कैसे दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो आपको P नज़र आएगा, S नज़र आएगा। देखो ज़रा, ऊपर से देखेंगे तो ये येलो दिखेगा, S दिखेगा आपको, एक P दिखेगा, और करंट की डायरेक्शन S से P की तरफ को थी, तो वही बना दी हमने। एक ये फोर्स था F फोर्स, जो कि इनटू था, इनटू वाला अब इधर को दिखेगा, और ये वाला फोर्स बाहर को था, वो अब नीचे की तरफ दिखेगा। इस डायग्राम को ये थीटा वही बन गया पहले वाला। अगर हम टॉप से देखेंगे तो S वाला जो फोर्स था F4, वो लगेगा इधर को, और P पे जो फोर्स था इस वाले पार्ट पे F3, वो दिखाई देगा नीचे की तरफ को। चलिए, तो ये एक वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, इसकी बात बाद में करता हूँ। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये टोटल एंगल है 90 डिग्री, तो थीटा और फाई का सम होगा 90 डिग्री। ये वेक्टर अभी यूज़ होने वाला है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए, इसको बोलते हैं वेक्टर को मैग्नेटिक मूवमेंट, जो कि हमने शुरू की डेरिवेशन में जब हमने एक्सियल लाइन पे फील्ड निकाला। मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट फ्लोइंग इन द लूप इनटू एरिया होती है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें, उस पर भी नेट फोर्स 0 था, लेकिन टॉर्क लगा उस पर, तो वो लूप घूमा, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल घूमा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह मैग्नेटिक डाइपोल है, इसकी मूवमेंट होती है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। चलिए, ये हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन। मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालना है, जिधर को करंट जा रहा है लूप में ना, उस तरफ को अपने फिंगर्स को सेट कर लीजिए, राइट हैंड के, राइट हैंड के फिंगर्स को करंट के अलोंग सेट करिए। जिधर को थंब पॉइंट करेगा, चेक कर लो, थंब आपका बाहर को आएगा इस तरफ को, वही डायरेक्शन में ड्रॉ की है, वो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होगा। सो राइट हैंड की फिंगर्स को, जैसे इधर खड़े हैं आप, तो क्लॉकवाइज घुमाइए, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, तो थंब आपकी तरफ को पॉइंट करेगा, वही मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है। चलो, अब बाकी काम तो आसान है, सिर्फ जो ये डायरेक्शंस थे वो कैसे मार्क करने हैं, और ये फोर्सेस कितने कितने हैं। ओके,
तो ये फोर्सेस हमें यहाँ भी दिखाने हैं। F4 फोर्स जो है वो इधर को आएगा, F3 इधर को आएगा। ये F3 आ गया और ये आ गया F4। अब टॉर्क निकालने का तरीका पहले भी कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी किया हमने। आइदर फोर्स, दोनों फोर्स सेम साइज के हैं ना, कोई भी एक फोर्स लिखिए, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। इसको अगर मैं लाइन को ऊपर की ओर बढ़ा दूं तो इन दोनों फोर्सेस में इतना डिस्टेंस है, या इसको नीचे बढ़ा दूं तो ये कह दो कि ये डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस में। देखो जरा, हमें ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। तो टॉर्क होता है इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। हमें इस डिस्टेंस से करना है मल्टीप्लाई, बट ये एंगल और ये एंगल देखो ना, पैरेलल लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम ही होंगे, तो इसको थीटा लिख लो। तो थीटा के जो एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होता है, सामने परपेंडिकुलर होता है। आपको निकालना है बेस। बेस निकालने के लिए लगाना पड़ता है कॉस थीटा, तो इसको लिखेंगे आप b इंटू कॉस थीटा। चलिए b कॉस थीटा डिस्टेंस आ गया दोनों फोर्सेस के बीच में। एक फोर्स का साइज ILB है, मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ILB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस b कॉस थीटा। थीटा और फाई को ऐड करने पे 90 आता है, तो थीटा को 90 माइनस फाई लिख सकते हैं। और कॉज ऑफ 90 माइनस फाई नॉन मेडिकल वाले बच्चों को पता है, मेडिकल वाले बच्चे याद करेंगे बेटा। कॉज 90 माइनस फाई इज साइन फाई, तो कॉज 90 माइनस फाई को साइन फाई बना देंगे। और ये जो लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिखा था हमने, इसका बेटा लेंथ L था, ब्रेड्थ B था, लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा। अभी सिंगल टर्न था, सिंगल टर्न होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट होगी सिंपली I इंटू ए। तो ये जो I इंटू ए लिखा गया है ये मैग्नेटिक मोमेंट है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया MB साइन फाई, और ये पैरेलल है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक से, वहाँ भी ऐसे ही आंसर आया था, याद करो। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था PE साइन थीटा, यानी जिसको हमने P क्रॉस E लिखा था, तो यहाँ पे आप M क्रॉस B लिख देंगे। चलिए क्विकली एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ। ये वाला फोर्स अपवर्ड्स आया, फोर्स का साइज रहेगा I इंटू लेंथ यानी B इंटू मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B इंटू साइन ऑफ दिस एंगल, बट ये 180 माइनस थीटा था तो साइन थीटा ही आ जाएगा। नीचे की तरफ फोर्स निकालेंगे, वो होगा तो नीचे को, लेकिन उसमें ये वाला थीटा यूज़ होना है, तो I इंटू ब्रेड्थ इंटू B इंटू साइन थीटा। बट ये दोनों फोर्सेस क्या थे, इनका डायरेक्शन ऑफ एक्शन अपोजिट है और लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो दोनों फोर्स कैंसिल आउट होके ना कोई टॉर्क आएगा इनका, ना कोई फोर्स आएगा। हाँ, अब ये जो दो फोर्स हैं, ये वाले और ये वाले, इनको निकालने के लिए आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फॉर्मूला I इंटू L इंटू B इंटू साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे 1 आना है। तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो इनका भी नेट फोर्स तो 0 मिलेगा, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होने के कारण टॉर्क लगेगा। टॉर्क निकालना हो, सिंगल फोर्स होती है तो फोर्स इंटू लीवर आर्म होता है, पेयर ऑफ फोर्सेस हो तो कोई भी एक फोर्स लिखिए इनटू दोनों फोर्सेस के बीच का लिखना आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एंगल थीटा था तो ये भी थीटा आ गया, तो थीटा जो है इसके साथ एडजेसेंट साइड होती है बेस। बेस निकालने के लिए कॉस थीटा, बट थीटा को हमने इन टर्म्स ऑफ फाई पुट करना था, 90 माइनस फाई, तो ये साइन फाई बन गया। और करंट इनटू एरिया को मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो टॉर्क इक्वल टू M क्रॉस B। फॉर्मूला पुराना ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आया था P क्रॉस E, बस वहाँ पे डाइपोल था, एक चार्ज प्लस था एक माइनस था, उसी के जैसे ही है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसमें भी टॉर्क लगता है, वो P क्रॉस E था, यहाँ पे M क्रॉस B आ गया, इतना ही डिफरेंस है। चलिए, डेरिवेशन जो है एग्ज़ाम में आने के चांस कम हैं, इसलिए मैंने अभी इस पर कोई स्टार नहीं लगाया, लेकिन इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स रहते हैं एग्ज़ाम में। इस पे बेस्ड जो है जेई मेन, जेई एडवांस, नीट एग्ज़ाम सब में क्वेश्चन आते हैं। तो टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अंडरस्टैंडिंग अगले टॉपिक के लिए बहुत ज़रूरी है इसकी।
चलो अब आगे शुरू करते हैं। वीडियो को पॉज करके बेटा नोट डाउन कर देना। काफ़ी बच्चों को कई सारी जो है ना लॉकडाउन जो लगा हुआ है, ये अच्छी बात तो नहीं आप लोगों के लिए, बट यू हैव टू एग्जिबिट सो कॉल्ड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो वीडियो है वो टाइम पे देखना है, जिस टाइम क्लास होती है एग्जैक्टली उसी टाइम क्लास के साथ बैठिए। ये मत सोचिए कि बाद में देख लूँगा, बाद में फिर वो बाद कभी नहीं आता बेटा, फिर आगे आगे चलता रहेगा, वो फिर बैकलॉग हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि मैं अब शुरू कहाँ से करूँ। तो इसको साथ साथ में ख़त्म करना है। कई बच्चे सिर्फ सुनते हैं कि चलो सुन लिया तो काम ख़त्म हो गया, तो ऐसा मत करिए, नोट डाउन ज़रूर करिए। डेरिवेशन जैसे अभी ये चल रही है, डेरिवेशन का बेटा तरीका सिंपल ये है कि पहले उसके सारे स्टेप्स देख लीजिए, फिर डायग्राम खुद ड्रॉ करके देखिए, स्टेप्स अपने आप लिख के देखिए। एक एक हर रोज़ प्रैक्टिस हो जाएगी, एक दिन में 1 या 2 डेरिवेशन होंगी। बट आप सोचो कि मैं सारी की सारी 20-30 डेरिवेशन एक दिन में ख़त्म कर लूँगा, बेटा फिर आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। तो आपका ये जो रिज़ल्ट है 10+2 का, ये फॉर एवर है, यानी आपके जहाँ भी आप फॉर्म फिल करेंगे कोई भी किसी भी क्लास के पास आउट होने के बाद, आपके जो मार्क्स हैं वो +2 से काउंट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, यहाँ पे कोई गलती मत करना, वेरी इंपॉर्टेंट। 10th क्लास इज़ जस्ट कि आप इंडियन सिटीज़न हैं, इतना तो हर एक को आना चाहिए। अब चल रहा है स्पेशलाइजेशन, तो आपने फील्ड चूज़ किया है, अब इसको अच्छे से निभाना भी है। चलो, तो होप सब नोट डाउन कर लिया होगा। तो अगर कुछ बच्चे साथ साथ में नहीं चाहते, स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है या वीडियो के एंड में भी किया जा सकता है, कोई बात नहीं है, वो आपका अपना प्रोटोकॉल है कि आपने नोट डाउन अभी करना है या बाद में करना है। हाँ, लेकिन करना ज़रूर है। जो बच्चे नहीं लिखते बेटा उनका आउटपुट नहीं आएगा, क्लियर बता रहा हूँ। जिनको लिखने की हैबिट नहीं है, जो सिर्फ हेडफोन कानों को लगा के सुन के बस हो गया कि फिज़िक्स की क्लास लग गई, पेरेंट्स को खुश कर दिया, पेरेंट्स जरूर खुश हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो ज़िंदगी है आने वाली वो खुश नहीं होगी बेटा। सो मेरा तो सभी के लिए वेल विशेस जो है, गुड विशेस, वो ये है कि मेरे सारे स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करें, बढ़िया इमोशनली बढ़िया लाइफ जी के जाएँ। तो पहला प्रॉब्लम जो है वो ज़िंदगी में पैसा ही आता है। सो मनी अर्न करना है, आप डिज़र्व करते हैं, तो उसके लिए पहले आपको एफर्ट करना पड़ेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए। चलिए आगे शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन है एक 86 नंबर। जेई मेन ऑफलाइन पेपर होता था पहले, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होते थे। ऑफलाइन में क्वेश्चन आया 2015 में। क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसके साइड हैं 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, उसमें 12 एम्पीयर का करंट है, उसको डिफरेंट ओरिएंटेशन में प्लेस किया एज शोन इन द फिगर। तो आपको बताना है कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला जेड एक्सिस के अलोंग अप्लाई कर दे, तो इन विच ओरिएंटेशंस द लूप विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, नंबर 2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको कराया था तब बताया था कि अगर तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाए तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो डाटा दिया है ये किसी काम का नहीं है। और जब मैग्नेटिक फील्ड या वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन उनमें 180 का एंगल बन जाए, यानी दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, उस केस में फिर बनता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जिनको स्टेबल अनस्टेबल में डाउट है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेक्चर देखिए, नीचे मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि स्टेबल और अनस्टेबल क्या होते हैं। अभी सिर्फ मुझे यूज़ करना है स्टेबल के लिए एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो एक काम करिए, राइट हैंड साइड पे चैट बॉक्स में लिखेंगे, इसमें करंट चल रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन किधर को होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग, माइनस एक्स के लॉन्ग, या माइनस वाई के लॉन्ग, या माइनस जेड के लॉन्ग। आपने अपने राइट हैंड के फिंगर्स को करंट के अलॉन्ग सेट करना है। थंब देखो किधर को पॉइंट कर रहा है। वेरी नाइस, काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया। मैग्नेटिक मूवमेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, पॉजिटिव।
तो मूवमेंट इधर को बेटा बी ऊपर को, तो एंगल बिटवीन द टू इज़ 90 डिग्री। तो ये ना स्टेबल है ना अनस्टेबल है, इधर आ जाएंगे। यहाँ पे फिंगर्स को सेट करेंगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इधर से देखें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेट करेंगे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या हुआ, बहुत अच्छे, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अब भी एंगल बिटवीन बी एंड मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया 90 डिग्री। तो वो भी ना स्टेबल ना अनस्टेबल, इधर आ जाइए। ऊपर से देखते हुए लूप पे निगाह मारिए, तो इसमें करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे राइट हैंड की। थंब देखिए बेटा ऊपर को पॉइंट कर रहा है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट पॉजिटिव जेड के लॉन्ग हो गई और बी भी जेड के लॉन्ग है, तो ये वाला हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम। वेरी नाइस। तो सी इज स्टेबल। चलिए अब लास्ट वाले पे आ जाइए। इसमें करंट जो है अगर हम इधर से देखें तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज फिंगर्स को रखेंगे राइट हैंड की, तो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा नीचे की ओर, एम होगा नीचे की ओर। तो एम में और बी में एंगल अगर होगा 180 बन गया, तो इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो होप आपको आंसर पता लग गया होगा। सो ऑप्शंस जो हैं इसमें दिए थे वो थे सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। वैसे आपको क्लियर हो गया। सेकंड वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम है और फोर्थ वाला अनस्टेबल है। तो सेकंड एंड फोर्थ आंसर आना चाहिए, दैट इज आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आएगा। चलिए समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन बेटा एक आध बार जो है प्री बोर्ड एग्ज़ाम में जो स्कूल में डालते हैं ना टीचर, उन्होंने भी डाला हुआ था। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, वैसे समझ आ गया होगा। एम और बी में एंगल 0 तो स्टेबल, एम और बी में एंगल अगर 180 तो अनस्टेबल। और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट निकालने के लिए राइट हैंड को फिंगर्स को घुमाइए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिधर को थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। चलिए कुछ गलती आ रही है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है बेटा। चलिए 2009 में क्वेश्चन आया एक बेटा बोर्ड एग्ज़ाम में। ये तो मैंने करा दिया आपको कि 2 पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हैविंग करंट इन सेम डायरेक्शन, उनमें कितना फोर्स लगेगा पर यूनिट लेंथ, वो कर चुके हैं पहले हम। अब जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप EFGH इज हेल्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक पोल्स हैं नॉर्थ से साउथ की ओर। चलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राइट हैंड साइड को है, और इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, करंट बेटा चल रहा है, चेक करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर राइट हैंड की फिंगर्स को रखोगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होगा इनटू द पेपर, जो कि मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, चलो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो एम और बी में एंगल जो है, एक तो पूछा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट किधर को है, वो बताएंगे आप, इनटू द पेपर है। सेकंड पूछा व्हेन इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज मैक्सिमम। बेटा मैक्सिमम तब होगा जब एम और बी में एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि टॉर्क वाज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 90 पे होती है, तो साइन 91। तो मैक्सिमम टॉर्क आएगा जब ये लूप इसी प्लेन में लाई करेगा, यानी कि प्लेन ऑफ पेपर में लाई करेगा, जैसा कि अभी पढ़ा है। जीरो कब आएगा? जीरो तब होगा जब मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन, एम का डायरेक्शन या तो बी के लॉन्ग हो जाएगा, यानी ये लूप अभी तो ऐसे नज़र आ रहा है ना, तो ये घूम के अगर 90 के एंगल पे घूम जाए, तो घूमने के बाद ये लूप आपको कुछ ऐसे दिखेगा, लाइक दिस। बस जब लूप ऐसे होगा उस टाइम इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी बी के अलॉन्ग, तो एम और बी में एंगल 0। या फिर एक और ओरिएंटेशन, जब एम और बी में एंगल होगा 180 पे भी साइन का वैल्यू 0 आता है। तो आपको 2 ऑप्शन आंसर देने थे यहाँ पे। चलिए होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन और कराता हूँ।
11th क्वेश्चन है आपको, जो मैंने असाइनमेंट दी हुई है, बुकलेट पर चले जा चुके हैं। एक कॉइल है, उसमें टर्न्स हैं 100 और उस कॉइल का रेडियस गिवन है 0.05 मीटर, करंट 1 एम्पियर गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड में उसको सस्पेंड किया हुआ है, हुज स्ट्रेंथ इज़ 1.5 टेस्ला। तो आपको निकालना है टॉर्क ऑन द कॉइल जब कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कॉइल के प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। बेटा ध्यान से देखो ज़रा, जैसे मैंने ये कॉइल ड्रॉ की, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन को राइट एंगल पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में और मूवमेंट में एंगल तो जीरो हुआ ना। दोबारा सुनो ध्यान से, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कॉइल के प्लेन को राइट एंगल पे हो तो उस केस में एम और बी में एंगल आएगा जीरो, उस केस में टॉर्क होगा जीरो। दूसरा सिचुएशन, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल के प्लेन को पैरेलल है, ये कॉइल का प्लेन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल है, तो फील्ड अगर पैरेलल है तो इस टाइम इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है कॉइल की वो होगी, करंट मैंने दिखाया अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इनटू द पेपर। अब थीटा बिटवीन एम एंड बी, थीटा जो है एम और बी में, एम है अब अंदर की तरफ को, बी है प्लेन ऑफ द पेपर में, तो थीटा का वैल्यू अब 90 आ जाएगा। इस केस में लगेगा मैक्सिमम टॉर्क। बाकी टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, एम बी साइन थीटा, और एम का वैल्यू बताया आपको, नंबर ऑफ टर्न्स 100 दिए हुए हैं, इनटू करंट। एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर करना। बाकी आंसर नोट्स में गिवन है, सॉल्व करके देखिए आपका मैच होता है नहीं होता है। चलिए आगे शुरू करते हैं बेटा। अब अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने बताया आपको वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अभी अपन नोट नहीं करना, अभी सिर्फ समझना है, नोट बाद में करेंगे। पिछले वाले पार्ट जो है उसमें जो नोट आप करना कर चाहते हैं करना कर सकते हैं। अभी हमें सिर्फ डायग्राम अभी आगे ड्रॉ करके बताऊंगा, डायग्राम अभी ये ड्रॉ नहीं करना है आपने। एक जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है बेटा, जब उसमें से करंट पास होता है तो उसकी जो निडल है वो कुछ डिफ्लेक्शन दिखाती है, उससे यहाँ पे एक स्केल लगा होता है, उसमें करंट निकल आता है कि कितना करंट चल रहा है। तो ये कैसे काम करता है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिंगल मैग्नेट है, इसका एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा। इन पोल्स को हमने यहाँ पे ना 2 आयरन के पीस लगाए जो कि कॉनकेव शेप के हैं, तो इसको थोड़ा सा हमने आगे को बढ़ा लिया, तो नॉर्थ पोल यहाँ पे है अब एग्जैक्टली, और इसका साउथ इधर है। ये बीच में लगाया है हमने एक कॉइल जिस पे लगेगा टॉर्क, टॉर्क लगेगा तो कॉइल घूमेगी, कॉइल घूमेगी तो पॉइंटर भी घूमेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें इसको घुमाते ही रखना है कि ये घूमना शुरू हो जाएगी, सुई चलना शुरू हो जाएगी, ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ थोड़ा आगे जाके रुकनी भी चाहिए। तो जैसे एक ऑर्डिनरी स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के साथ हम कुछ मास अटैच कर दें, पहले स्प्रिंग ऐसे था, तो जब इसके साथ कुछ लोड अटैच कर देते हैं, पता है आप सभी को, तो थोड़ा सा स्प्रिंग बढ़ जाता है और लोड जो है समवेयर यहाँ पे जाके बैलेंस हो जाता है। जब 2 फोर्सेस, एक तो वेट इसका mg और एक स्प्रिंग का फोर्स जिसको हमने +1 में बार बार kx लिखा था, जब ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते हैं तो वहाँ पे जाके मास रुक जाता है। इसी तरह जो ये कॉइल है अपना, कॉइल पे 2 टॉर्क्स हैं। एक तो टॉर्क अभी हमने पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगाता है करंट कैरिंग कॉइल पे, वो पॉइंटर को इधर को घुमाना चाहेगा। लेकिन जो यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है स्पाइरल शेप का, इस स्प्रिंग ने कॉइल को आगे जाने से रोकना है। तो जैसे वेट और जब स्प्रिंग का फोर्स कैंसिल हो जाते हैं वहाँ पे जाके मास रुक जाता है, यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क जो कि कॉइल को इधर को घुमाता है, वो जब बैलेंस हो जाएगा स्प्रिंग के रिवर्स टॉर्क से, वहाँ पे जाके पॉइंटर हमारा रुकेगा। चलो ये थोड़ा सा मैंने एक आउटलाइन दे दी आपको कि डायग्राम में बनना क्या क्या है। यहाँ पे एक ना क्या लिखा हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर, अंदर ना एक सिलेंड्रिकल पीस डला हुआ है सॉफ्ट आयरन का,
उसकी खासियत ये है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को बना देता है सो कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अभी समझाता हूँ कि उसका लुक कैसे नज़र आएगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का। तो चलो आपको बेसिकली पहले कंपोनेंट्स पता लग गए इसमें क्या क्या लगा हुआ है। कनेक्शन देने हैं हमने कॉइल को, कॉइल कुछ करंट मिलेगा, उस करंट से इस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क से ये वाला पार्ट नीचे को आएगा, ये ऊपर को चढ़ेगा। तो ये पॉइंटर आगे जाना चाहेगा, लेकिन साथ साथ में स्प्रिंग जो है वो टाइट होता जाएगा, वो उसको रोकता रहेगा। तो एक जगह जाके कॉइल पे टॉर्क और स्प्रिंग का टॉर्क दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे, वहाँ पे जाके पॉइंटर हो जाएगा स्टेबल। चलो अब आपको कैसे ड्रॉ करना है, आपके वाले सिचुएशन पे आते हैं। ये भी वही डायग्राम है, थोड़ा सा साइड व्यू दिखाया हुआ है। ये वो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है, ये कॉइल हो गई, ये जो दो कॉनकेव शेप के नज़र आ रहे हैं ये मैग्नेटिक पोल्स हैं, और यहाँ पे ये जो स्प्रिंग अभी मैंने दिखाया वो नज़र आ रहा है। पॉइंटर ये लग गया, आगे स्केल नहीं है इस पर बना हुआ। तो ये असेंबली है पूरी कि गैल्वेनोमीटर जो है वो अंदर से बना कैसे होता है। अब आप जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो सिंपलीफाइड है बहुत सारा। ये भी उसी को रिप्रेजेंट करता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को। नॉर्थ साउथ पोल कॉनकेव शेप के, ये आपका वो सिलेंड्रिकल कोर आ गया सॉफ्ट आयरन का, ये कॉइल आ गया, पॉइंटर, और वो पीछे स्प्रिंग नज़र आ रहा है जो कि हमने आगे ड्रॉ किया होता है। इतना ही फ़र्क है। चलिए होप के आपको ना सिचुएशन सारी क्लियर हो गई। अब आते हैं हमने जो डायग्राम ड्रॉ करना है, आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे। ये है वो कॉइल, 4 लाइनें ड्रॉ कर दो पैरेलल, मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लो बेटा, ज़्यादा ठीक रहेगा। ये जो कॉइल थी ना, ये अभी तो मूव कर रही है, हमने स्टैटिक ड्रॉ करनी है, आपने ऐसे 4 लाइन ड्रॉ करनी है। करना शुरू करिए मेरे साथ साथ। इसके अंदर आपने एक सॉफ्ट आयरन कोर ड्रॉ करना है, सर्कुलर, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए कॉइल से, थोड़ा सा छोटा। देखो ध्यान से ज़रा, कॉइल इसके बाहर घूम रही है तो ये अंदर वाला कोर थोड़ा सा छोटा होगा कॉइल के ब्रेड्थ से, इसका डायमीटर थोड़ा छोटा करना है। चलिए अब ड्रॉ करना है हमने 2 कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात बेटा, इधर देखिए। इसकी जो फील्ड लाइंस है ना वो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ को ऐसे जाती हैं, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में ऐसे जाएंगी। बट हमें यूँ लगेगा कि शायद ये वाली फील्ड लाइन इधर को नहीं गई, गई इधर को ही है वैसे, ये वाली फील्ड लाइन इधर जाके जुड़ेगी, सेकंड वाली सेकंड से जुड़ेगी। बट ये इसके अंदर क्या हो रहा है वो हमारे काम का नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड तो कॉइल को यहाँ पे मिलना है और एक यहाँ पे मिलना है। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो लाइन है ये सेंटर से बाहर को आ रही है, ये भी सेंटर से बाहर को आ रही है? एग्जैक्टली है नहीं ऐसे वैसे, एग्जैक्टली तो ये लाइन यहाँ से गई और इसके अंदर से होके ऐसे आ, बट हमें ओवरऑल जो व्यू दिख रहा है वो ऐसे लग रहा है कि शायद दिस लाइन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, एवरी लाइन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, और ये लाइन ऐसे लग रहा है कि रेडियस के लॉन्ग बाहर आ रही हैं। इसलिए इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड को बोलना है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले इतना डायग्राम पूरा करो आप, फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। पहले इतना ड्रॉ कर लीजिए। हाँ जी, अब क्या करना है इसके बाद, अब आपको ये बनाना है। एक तो स्प्रिंग ड्रॉ कर दीजिए साथ में बेटा, जितना आपने बनाया उसमें क्या क्या ऐड करना है। स्प्रिंग बनाओ, एक पॉइंटर बनाओ, और यहाँ पे एक स्केल बना दो जिस पे वो पॉइंटर चलता है। एंड नेम द डिफरेंट पार्ट, स्केल, पॉइंटर, कॉइल, स्प्रिंग, सॉफ्ट आयरन कोर। ये जो हमने एरो से ड्रॉ किए थे उसको बोलना है यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। चलिए क्वेश्चन अगर फुल फ्लैज आया 3 मार्क्स तक, फिर होगा गिव प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। चलिए तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है बेटा, छोटे छोटे करंट्स को मेज़र करता है। प्रिंसिपल अभी अभी हमने किया, इट इज़ बेस्ड ऑन टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, टॉर्क लगेगा उस पर। अब ये फील्ड जो है हमने रेडियल क्यों बनाया वो भी अभी समझाएगा आपको। कंस्ट्रक्शन में लिखना है कि करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, कॉइल को करेक्ट कर देंगे
टू अ स्पायरल स्प्रिंग एंड अ पॉइंटर। बाकी जब करंट देंगे कॉइल को, ये बाकी का बाद में नोट डाउन कर लेना आप, कोई बात नहीं है, अभी समझ लो पहले। चलिए डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया होगा। अब इसकी वर्किंग क्या है? वर्किंग ये है कि गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल है उस पर दो तरह के टॉर्क लगते हैं। एक है टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जो फील्ड है वो था रेडियल। रेडियल फील्ड के कारण क्या हुआ, ज़रा ध्यान से देखिए। ये है कॉइल के टर्न्स और ये यहाँ का है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और मैंने बताया था मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल जो है वो इसके प्लेन को राइट एंगल पे होती है। मूवमेंट का डायरेक्शन इधर को आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। तो फील्ड में और मूवमेंट में कितना एंगल, वेरी नाइस, राइट हैंड साइड पे लिखिए चैट बॉक्स में या नीचे लिखिए जो मोबाइल पे देख रहे हैं। यस, 90 डिग्री। अगर इसी कॉइल को ज़रा ध्यान से देखिए, इसी कॉइल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, सॉरी यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, अब भी चेक करो। अब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इस तरफ को और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है। अब भी एंगल 90 है। आप इसको कहीं भी रखो कॉइल को, ये ओरिएंट होके जहाँ मर्जी पहुँच जाए, हर केस में एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मूवमेंट 90 डिग्री ही रहेगा। चलिए आगे शुरू करता हूँ। तो इस टाइम क्या हुआ कि जो वैसे तो टॉर्क का फॉर्मूला था NIA यानी मैग्नेटिक मूवमेंट इंटू B इंटू साइन थीटा भी आना था, बट थीटा का वैल्यू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में परमानेंटली 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू फिर 1। तो NIAB ये तो हो गया टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब जो स्प्रिंग लगा हुआ है उसको भी बेटा आपने थोड़ा सा घुमा दिया, टाइट कर दिया, तो वो एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, याद करो +1 में हमने लिखा था फॉर्मूला रिस्टोरिंग फोर्स का स्प्रिंग का -KX। तो फोर्स की जगह आ गया टॉर्क, एक्स की जगह यानी कि लीनियर मोशन की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और के की जगह लगाना है सी को बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट। चलो ये दोनों टॉर्क मिलके जब 0 हो जाएंगे उस टाइम कॉइल हो जाएगी स्टेबल, उस पर नेट टॉर्क 0 आ जाएगा, पॉइंटर भी रुक जाएगा। तो पॉइंटर जहाँ रुकेगा उस टाइम NIAB का वैल्यू सी थीटा के इक्वल। दो टॉर्क हैं, मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क था MB साइन थीटा, M का वैल्यू होता है NIA, थीटा का वैल्यू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में हो गया परमानेंटली 90 डिग्री। कॉइल जहाँ मर्जी पहुँचा हो एंगल थीटा 90 ही मिलेगा, साइन 90 का वैल्यू 1। और एक स्प्रिंग का टॉर्क है जो कि उसको कॉइल को घूमने से रोकता है, वो उल्टा लगेगा -C थीटा। दोनों टॉर्क जहाँ पे जाके 0 हो गए, यानी दोनों टॉर्क्स ने आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, वहाँ पे जाके पॉइंटर रुकेगा। तो अगर बाय दैट टाइम कॉइल एंगल थीटा से घूम चुकी है तो जो करंट है वो इक्वल टू C/NAB को नीचे ले जाइए इंटू थीटा। C इज स्प्रिंग कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल की कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो इस सारे को लिखिए आप K। तो I इज इक्वल टू K इंटू थीटा, या ये बोलिए कि जो करंट है वो प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर पॉइंटर डबल एंगल से आगे चला गया तो करंट भी डबल होगा। तो डिफ्लेक्शन और करंट जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। बाकी उस पर पॉइंटर के नीचे निशान लगा दीजिए कि यहाँ पे 2 एम्पियर करंट था, जब डिफ्लेक्शन उससे डबल हो जाएगी तो वहाँ पे 4 एम्पियर लिख दीजिए एंड सो ऑन। चलिए ये था इसका वर्किंग। अभी बंद नहीं करना, थोड़ा सा काम और रहता है आज के लिए। इसमें ना 2 सेंसिटिविटीज़ होती हैं बेटा, एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, कई बार इस पर छोटा 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आता है। सेंसिटिव वो जो थोड़ा सा करंट देने पे ज़्यादा घूम जाए, ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो, वो सेंसिटिव है। जैसे दांतों की सेंसिटिविटी होती है, भी थोड़ा सा ठंडा खाया और वो टीवी में जैसे आता है कि जनजनाहट पैदा हो गई, सेंसोडाइन यूज़ करना पड़ेगा। सेंसिटिविटी मतलब
थोड़ा सा करंट देने पे जो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करे। तो डिफ्लेक्शन के सेंसिटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट जितना कम होगा उतना ये ज़्यादा होगा सेंसिटिव। तो थीटा बाय आई का वैल्यू, करंट सेंसिटिविटी का वैल्यू, अभी जो पीछे आपने रिजल्ट निकाला, पिछले रिजल्ट पे आइए, थीटा अपॉन आई क्या आएगा, ध्यान से देखिए, इक्वल टू एन ए बी ऊपर, सी आएगा नीचे। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है एन ए बी अपॉन सी। तो अगर आपने करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो फिर आप एक ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जिसका ना सी का वैल्यू स्प्रिंग का कम हो। तो स्प्रिंग मैंने आपको जो डायग्राम मैंने दिखाया ना, वो स्प्रिंग बहुत पतला सा है बेटा, पतला मतलब बाल जितना पतला, इसलिए ताकि सी का वैल्यू कम रहे। सी कम रहेगा तो वो थोड़े थोड़े करंट के लिए भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा। चलिए, एक इसी तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी है कि पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 1 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस दें तो कितना डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो थोड़ा डिफरेंस है इससे, थीटा अपॉन वी था, वी आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई आर होता है ना। तो थीटा बाय आई तो आप निकाल ही चुके हैं, यही लिखना है ना थीटा अपॉन आई, तो इसको आर से और डिवाइड कर दो बस, ये आ गई वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब इस पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप लिखेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका, आपके स्कूल के एग्जाम में भी आएगा, अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इंक्रीज इन करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरीली इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। इसका आंसर कैसे देना है, मतलब जरूरी भी नहीं है कि नहीं बढ़ेगी, कभी बढ़ भी सकती है। किस केस में नहीं बढ़ेगी, आपने वो वाला एग्जाम्पल कोट करना है। तो सॉल्यूशन का है इसका क्वेश्चन का, अगर हम जो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं, पहले अपनी कॉइल में ना मान लो 4 टर्न्स थे, ऐसे 3 और ये हो गए 4, तो नंबर ऑफ टर्न्स थे पहले 4। आपने बेटा 4 को सेंसिटिविटी डबल करनी है, मान लो आपने ये टर्न्स ना 8 कर दिए, 1, एरिया वही रखना है, लेंथ ब्रेड्थ वही रहेगी, ऐसे आपने ना 8 टर्न्स दे दिए बेटा। नंबर ऑफ टर्न्स को आपने डबल कर लिया, जो पहले n थे वो टर्न्स आपने 2n कर दिए। 2n करने से आप जानते हैं करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगी बेटा। तो अगर यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी है CS1, तो यहाँ पे जो करंट सेंसिटिविटी है CS2, वो CS1 का डबल हो गई। ओके, इसके लिए आप एग्री होंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब नीचे आते हैं बेटा, जो ऊपर वाला केस है इसमें वोल्टेज सेंसिटिविटी थी VS1। अब नई वोल्टेज सेंसिटिविटी देखते हैं क्या होगा। नई वोल्टेज सेंसिटिविटी में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो तो 2n हो गए, वेरी गुड। एरिया भी वही रहा जितना था पहले, मैग्नेटिक फील्ड भी हमने वही यूज़ किया, स्प्रिंग भी हम वही यूज़ कर रहे हैं, सी भी सेम है। लेकिन जो कॉइल का रेजिस्टेंस है, ज़रा उसको ध्यान से देखिए, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करेंगे तो जो कॉइल का लेंथ आप यूज़ करेंगे वो भी तो डबल होगा। डबल होगा तो जो R का वैल्यू है वो हो जाएगा 2R। बेटा लेंथ डबल कर लेंगे ना कॉइल की, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसल, दैट मीन्स नई वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो पुरानी के बराबर ही है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ी, करंट सेंसिटिविटी डबल हो गई। तो ऐसा तब होता है अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके करंट सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी में तो रेजिस्टेंस आता नहीं है, यहाँ पे R मिसिंग है ना, इधर तो R नहीं लगाना आपने, यहाँ पे R नहीं है, तो यहाँ पे R नहीं है लेकिन इधर तो R है। तो नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से जो रेजिस्टेंस है डिनोमिनेटर है वो भी डबल हो जाता है, तो डबल से डबल कैंसिल आउट होके
वोल्टेज सेंसिटिविटी जितनी थी उतनी ही रहती है। चलिए आज के लिए इतना। अब एक अगला टॉपिक आएगा जिसमें हम जो गैल्वेनोमीटर है उसको हम वोल्ट मीटर में और एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।